सेवा जोहार। मेरा नाम प्रियंका भलावी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की परीक्षा में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। सिलेक्शन के बाद से ही बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने पूछा कि मैम आपकी एमपीपीएससी की जर्नी शेयर कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए, या फिर आपकी जो भी बुक लिस्ट आपने प्रेफर करी थी प्लीज शेयर कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इंडिविजुअली सबको रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो आई हैव क्रिएटेड माई ओन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं अपनी एमपीपीएससी की स्ट्रैटेजी, जो भी बुक लिस्ट मैंने प्रेफर करी थी और जो भी गाइडेंस मैं आप लोगों को दे सकती हूँ वो शेयर करूँगी। सिंस आई एम वेरी न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, तो कोई अगर मिस्टेक्स हो तो, या फिर कोई सुधार करना हो या कोई चीज़ बेहतर करनी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बेहतर गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। आप लोगों के क्वेश्चंस जानने के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक Q&A सेशन रखा था। उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए। ज़्यादातर क्वेश्चंस ये थे एमपीपीएससी क्या है, कुछ 12th के बच्चे थे, कुछ अंडर ग्रेजुएशन थे जिन्हें जानना था कि एमपीपीएससी क्या है और एज अ करियर ऑप्शन हम उसको चूज कर सकते हैं या नहीं। और बहुत से दूसरे स्टेट्स के भी लोग थे, यूपी पीएससी या छत्तीसगढ़ पीएससी के बच्चे थे जो चाहते थे कि एमपीपीएससी की तैयारी करना है। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित क्वेश्चन थे। तो एक एक करके हम वीडियोस में इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि एमपीपीएससी क्या है, और प्रीलिम्स के लिए मैंने जो बुक लिस्ट प्रेफर करी थी वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एमपीपीएससी क्या है। तो एमपीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो मध्य प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट शामिल हैं, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप विभिन्न विभिन्न पदों पर आप अपीयर होते हो और उसमें आपका चयन होता है, जिसमें से सर्वोच्च पद है डिप्टी कलेक्टर का या उप जिला अध्यक्ष का। इसके अलावा डीएसपी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इसके अलावा कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके अलावा और भी पोस्ट हैं। तो ये सारे पोस्ट इसमें शामिल हैं। तो आप जानते ही होंगे कि एमपीपीएससी में 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो है हमारा क्वालिफाइंग होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। इसके अलावा मेंस एग्जाम होता है हमारा जो कि 1400 मार्क्स का होता है, और इसके अलावा लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू जो कि 175 मार्क्स का होता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एमपीपीएससी ही क्यों। दूसरी और भी फील्ड्स हैं, सरकारी नौकरी है, बहुत सी चीजें हैं करने को, डिफरेंट आप स्ट्रीम से आते हैं, तो फिर आपको एमपीपीएससी ही क्यों करना है। मैं अपना रीजन बताती हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया फिजिक्स से। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं कोई और फील्ड भी चूज कर सकती थी, तो मैंने एमपीपीएससी क्यों चूज किया। पहली चीज तो कि मेरी फैमिली में एमपीपीएससी से सिलेक्शन हो रहे थे, तो उनको देखकर मुझे काफी मोटिवेशन मिला। और दूसरी चीज कि आप किसी भी दूसरी फील्ड में जा सकते हो, नौकरी तो कर सकते हो, लेकिन एक जॉब के साथ आपको जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिलती है, और उसके साथ समाज में सम्मान मिलता है और एक पावर मिलती है। तो हमेशा मेरा मानना ये था कि एक मुझे पावरफुल वाली पोस्ट पे सिलेक्ट होना है, और वो पावर मेरे पास होनी चाहिए जिससे कि मैं अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊं लेकिन मुझे समाज से भी सम्मान मिले, और तीसरी चीज कि मुझे अपने समाज के लिए भी कुछ करने को मिले। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने एमपीपीएससी को चूज किया और मैं यहाँ तक पहुंची। ये अधिकारी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अधिकारी बनने की विशेषताएं रखती हूँ या रखता हूँ या नहीं।
देखिए, ये तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके अंदर वो गुण है या नहीं है। अपने आप में झांकिए, अपने आप से पूछिए, अगर आप 12th के बाद एज अ करियर ऑप्शन एमपीपीएससी को चूज करना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी करनी है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और जॉब स्विच करके एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानिए, खुद को परखिए कि क्या मैं एक अधिकारी बनने के लायक हूँ, मेरे अंदर क्या वो क्वालिटीज हैं। तो ये जो क्वालिटीज है वो आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि मुझे अधिकारी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी किताबें अच्छी होती है। जैसे कि आप जानते हैं, एमपीपीसी 2023 का प्रीलिम्स की डेट आ गई है, 17 दिसंबर को प्रीलिम्स है, और 2024 का भी नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया है। तो हम लोग प्रीलिम्स की बुक लिस्ट पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी किताब अच्छी होती है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि कोई एक पर्टिकुलर किताब कोई अच्छी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि ये एक बुक पढ़ ली और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बुक वही अच्छी होती है जो आपका सारा सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द आपका कंप्लीट करा के दे। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बुक लिस्ट आपको सजेस्ट कर दी है, आपको एकदम अंधे बन के उसको फॉलो कर लेना और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, अपडेट करते रहना होता है, बुक्स भी पढ़नी होती है, खुद के थोड़े बहुत नोट्स भी बनाने रहते हैं। बट मेजरली जो मैंने बुक्स फॉलो करी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, अच्छी किताब की विशेषताएं मैंने आपको बताई दी कि वही एक अच्छी किताब होती है जो सिलेबस में लिखा हुआ हर एक शब्द आपका कंप्लीट करा दे। तो सिलेबस भी देखते जाएंगे और हम यूनिट वाइज एक एक यूनिट के साथ बुक्स की बात करते हैं जो मैंने प्रेफर करी है। तो वेरी फर्स्ट यूनिट जिसमें है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इस यूनिट के लिए मैंने मुकेश माहेश्वरी की एक बुक आती है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और इसके अलावा आप एमपीजी के पुनेकर पब्लिकेशन की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए ये वाली बुक मार्केट में अवेलेबल होती है, ये काफी अच्छी बुक है। और इसके अलावा आप ये वाली बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक से आपकी ऑलमोस्ट 3 से 4 यूनिट जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की वो कंप्लीट हो जाती है। इस बुक की मुझे खास विशेषता ये लगती है कि 2 से 3 यूनिट जो है वो इसी बुक में हमको कंप्लीट मिल जाती है। टॉपिक वाइज इसमें डला हुआ रहता है, सिर्फ आप सिलेबस में अपना टॉपिक देख लो कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और इस वाली बुक से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी यूनिट है भारत का इतिहास। अब क्योंकि ये इतिहास है, हिस्ट्री है, बहुत से बच्चे जो है वो ये चीज पूछते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास टाइम है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं उसका बेस आपके लिए क्रिएट कर देती है एनसीईआरटी। तो अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटीज ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं। मैं अपना बताऊं, मैंने कभी भी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी, हालांकि मैं अब पढ़ रही हूँ, बट मैं किसी दूसरे रीजन से पढ़ रही हूँ, जस्ट टू गेन नॉलेज। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं, और अगर एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि ये वाली बुक्स जो हैं, एनसीईआरटी सार, महेश कुमार बर्नवाल राइटर की आती है, जो कि सीरीज में आती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए इस बुक की पूरी सीरीज आती है। फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मैंने भी वहीं से बुलवाई थी। तो ये वाली बुक्स आप ले सकते हैं, इसमें एनसीईआरटी का सार डला हुआ रहता है। मतलब 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज है उसका सार इस बुक में आपको मिल जाएगा। ये बुक मैंने पर्सनली पढ़ी है और मुझे काफी अच्छी लगती है। हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि मेंस में बालाथल संस्कृति आ गया था तो वो कहीं पढ़ने को नहीं मिला, टेस्ट सीरीज में भी देखने को नहीं मिला, लेकिन इस वाली बुक में बालाथल संस्कृति जो है वो मेंशन था। तो पर्सनली मुझे ये बुक काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक जो होती है हिस्ट्री की, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ ही प्लस प्लस करके इसके साथ ही हमको लूसेंट भी पढ़नी है।
डायरेक्टली लूसेंट नहीं पढ़नी है कि हिस्ट्री के लिए हमने लूसेंट पढ़ ली और वही 20-30 पन्नों का हिस्ट्री पढ़ लिया और हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ऐसे में आपकी जो यूनिट है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पहले हमको बिठाने होते हैं दिमाग में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम लूसेंट पे आते हैं, क्योंकि लूसेंट इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। तो इसमें सारे फैक्ट्स हमारे को मौजूद होते हैं। हमने यहाँ से अपना बेस कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद हम लूसेंट पे शिफ्ट करेंगे और लूसेंट से क्विक रिवीजन के लिए हम लूसेंट को पढ़ेंगे। इससे हमारे बेहतरीन तरीके से फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो सेकेंड यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। इस यूनिट में भी आप जो एमपीजे के पुणेकर की बुक होती है उसको प्रेफर कर सकते हैं इस यूनिट के लिए। जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, जैसे नदियां दी है तो नदियों वाला चैप्टर हमने एमपीजी के पुणेकर की बुक से नदियों वाला चैप्टर निकाला, सारे कंप्लीट कर लिए। इसके साथ ही पुणेकर की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी आती है जो कि टॉपिक वाइज होती है। हमने यहाँ से जीके पढ़ा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव वाली बुक से नदी वाला चैप्टर निकाला और उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके आपके सारे टॉपिक बाय टॉपिक चीजें कंप्लीट होती चली जाती है। इतना काफी है इस यूनिट के लिए। नेक्स्ट यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो सेम क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भूगोल जैसे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए भी आई वुड प्रेफर कि एनसीईआरटी सार वाली बुक आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज्योग्राफी जो है वो एनसीईआरटी सार के रूप में मौजूद है। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप पूरे ये टॉपिक्स जो हैं टॉपिक बाय टॉपिक इसमें देखते जाएं और फिर उसको कंप्लीट करते चले जाएं। इसके अलावा जो कि दृश्य आईएएस की क्विक बुक भी आती है ज्योग्राफी की, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। प्लस लूसेंट, हमें इससे हमारा कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, बेसिक एक हमारे दिमाग में हमको बना लेना है, लेकिन लूसेंट को छोड़ना नहीं है। ब्लू लूसेंट, अगेन मैं कह रही हूँ कि सिर्फ लूसेंट नहीं पढ़नी है स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए। हम लोगों को पहले बेसिक क्लियर करना है, बेस कंप्लीट करना है अपना, उसके बाद लूसेंट भी पढ़नी है। यहाँ से हम हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डेवलप कर लेंगे, समझ लेंगे विषय को, और उसके साथ लूसेंट भी पढ़ेंगे जिससे कि हम फैक्ट्स याद कर पाए। ठीक है। फिफ्थ यूनिट आती है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। मेरे पास भी लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है, लेकिन मैंने पूरी लक्ष्मीकांत कभी कंप्लीट नहीं करी। मुझे जहां लगता था कि एक टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं लक्ष्मीकांत से वो ही टॉपिक ओपन करती थी। जैसे कि जैसे मुझे पढ़ना है संवैधानिक व्यवस्था, ये मध्य प्रदेश की हो गई। ओके, ये मध्य प्रदेश के बारे में है। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी है ये। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी जो है फिफ्थ यूनिट, ये तो आपकी पुणेकर से ही कंप्लीट हो जाएगी। मध्य प्रदेश पुणेकर से आप पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पुणेकर की ऑब्जेक्टिव टाइप वाली बुक आती है उससे आप ऑब्जेक्टिव्स लगा लीजिए पॉलिटी के सारे, तो उससे आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटी। इसके पहले मैंने पॉलिटी की बात कर ली, लेकिन ये सिक्स्थ यूनिट है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत भारी हो जाएगा एमपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि राज्य व्यवस्था जैसे सब्जेक्ट को मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, तो एम लक्ष्मीकांत बुक से बेहतर कोई और नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, भटकाव नहीं चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी एनसीईआरटी की सार वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसको पढ़िए, या फिर दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक आती है पॉलिटी की, आप वो पढ़ सकते हैं। दोनों ऑप्शन बेहतर है, मैंने दोनों ही बुक से पढ़ा है। इसको पढ़ सकते हैं जिससे आपका एक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ भी आपको लूसेंट पढ़नी है। ठीक है। तो ये वाली यूनिट हमारी लूसेंट और इस वाली बुक से कवर हो जाएगी। और अगर आप फेमिलियर हैं एम लक्ष्मीकांत बुक को लेकर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक टॉपिक देखा, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि निर्वाचन हमने देख लिया, निर्वाचन थोड़ा बहुत अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर
सीधे निर्वाचन वाला चैप्टर हमने लक्ष्मीकांत से ओपन किया और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया। तो ऐसे करके आप एम लक्ष्मीकांत बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट 7th यूनिट है विज्ञान एवं पर्यावरण। 2020 के बाद से जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब ये यूनिट्स और भी ज्यादा चेंज हो गई है और साइंस एंड एनवायरनमेंट का वेटेज अब बढ़ गया है, क्योंकि 10 यूनिट में प्रीलिम्स का सिलेबस डिवाइडेड है तो सभी यूनिट्स का इक्वल वेटेज होता है, जिसमें विज्ञान एवं पर्यावरण के क्वेश्चंस हर साल हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने निर्माण आईएएस की ये वाली बुक प्रेफर करी थी, विज्ञान एवं पर्यावरण 7th यूनिट, ये वाली बुक प्रेफर करी थी। और इसी के साथ मैंने लूसेंट से साइंस के सारे चैप्टर पढ़े थे, जिसमें क्या क्या शामिल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारे चैप्टर भी हम लोगों को लूसेंट से पढ़ने हैं। इस बुक को तो पढ़ना ही है, इसमें हर चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यूज भी दिए रहते हैं, वो भी सॉल्व करना है। और इसके अलावा हमें लूसेंट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर वाली यूनिट्स भी पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ ही ना साइंस का मुझे लगता है कि करंट अफेयर से बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है, तो आप करंट अफेयर की चीजें भी पढ़ते रहें, उससे आपकी साइंस के क्वेश्चंस जो है करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो भी कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ठीक है। इसके लिए हमको करंट तो खैर पढ़ना ही है, करंट के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। और कुछ बुक्स प्रेफर करनी है जो कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि यही बुक पढ़नी है, कोई एक मैगजीन आपको प्रेफर करनी होती है जिसमें सारा करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कवर हो जाए। और इसके साथ ही एक एमपी के लिए करंट अफेयर प्रेफर करनी होती है, ये दोनों मैंने प्रेफर करी थी, मध्य प्रदेश के लिए तथ्यबाण और इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक प्रेफर करी थी। इस बुक को मैं 5 से 6 बार पढ़ लेती थी, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर जो है ना, इसके हमको स्टैटिक भी पढ़ने होते हैं, जैसे कि इसमें भारत और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं बोलिए, तो करंट का तो हम पढ़ेंगे ही कि करंट में किसको विक्रम अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला है या ध्यानचंद अवार्ड मिला है। इसके साथ ही हम इसका स्टैटिक भी पढ़ेंगे कि कौन से अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, वो अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, तो ये सारी चीजें भी इसके साथ पढ़नी होती है। तब ये 8th वाली यूनिट यहाँ से आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। 9th यूनिट है आईसीटी, तो ये काफी अनप्रिडिक्टेबल यूनिट मुझे लगती है। मुझे लगता है कि हमने कुछ तैयारी करी है 9th यूनिट की, उसके बाद अगले साल में कुछ और ही क्वेश्चन पूछ लिए हैं, फिर हमने उस तरीके से तैयारी करी है तो उन्होंने अगले प्रीलिम्स में कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जितना सिलेबस में मेंशन है उतना हमें कवर कर लेना है। और इसके अलावा हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं इस यूनिट के 2019-20 से लेकर अभी तक जितने 22 तक प्रीलिम्स हो चुके हैं, तो उन सारे पेपर्स के पीवाईक्यूज हम लोगों को इस यूनिट के लिए सॉल्व करने हैं। और इस यूनिट के लिए मेनली अगर बुक की बात करें तो मैंने आईसीटी ये वाली बुक प्रेफर करी थी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बुक आती है निर्माण आईएएस की। इसी के साथ कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स कवर करने के लिए मैंने कंप्यूटर की परीक्षा मंथन पढ़ी थी, जो कि आपकी मेंस में भी काम आती है। और साथ ही आईसीटी के लिए हम लोगों को करंट अफेयर से भी इसको कनेक्ट करके पढ़ना रहता है, जैसे कोई नया रोबोट बन गया या इसरो ने कुछ नया कुछ लॉन्च किया है, कोई नया रोबोट लॉन्च किया है या कुछ मिशन लॉन्च किया है, तो उसको भी इसमें रिलेट करके हम लोगों को पढ़ना होता है। साथ ही जितना हो सके इसके जिस भी जगह से आपको आईसीटी के यूनिट के एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इस यूनिट को आप उतना बेहतर कर पाएंगे। और लास्ट यूनिट है 10th यूनिट, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं हैं 10th यूनिट, जिसको हम मेनली कमीशन की यूनिट या आयोग की यूनिट कहते हैं। मुझे लगता है कि पूरे सिलेबस में सबसे इजी यूनिट यही है, अगर आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगर आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली तो समझ लो आपके 10 क्वेश्चन की तैयारी हो गई है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको एक एक आयोग उठाते जाना है, उसके बारे में स्टैटिक जानकारी पढ़ते जाना है कि भारत निर्वाचन आयोग है पहला, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी गठन समिति में कौन कौन होता है और कितने मेंबर्स होते हैं, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष हमारे कौन रहे। इस तरीके से आपका एक आयोग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ 15-17 आयोग यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए मैंने ये निर्माण आईएएस की
ये वाली बुक प्रेफर करी थी आयोग के लिए। इसी के साथ ही जब आप आयोग पढ़ने की एक ट्रिक है कि आप ऐसे पढ़ो कि दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके साथ ही आप आयोग भी पढ़ सकते हो। एक दिन में मैं 2 आयोग पढ़ लेती थी कि आज मैंने ये 2 आयोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, फिर इनके बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स की स्थापना कब हुई है, गठन समिति में कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन रहे, इस टाइप की चीजें मैंने यहाँ से पढ़ ली। तो ये सारे आयोग पढ़ने के बाद आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जिससे ये यूनिट आपकी 1 या 2 पेज में कंपाइल हो जाएगी, जिसको आपको बार बार रोज रोज देखना है और उनसे रिवीजन करना है। आई नो कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, बहुत सारी चीजें इसमें याद करनी रहती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मेनली मुझे कंफ्यूजन होता था बाल संरक्षण आयोग में, सूचना आयोग में, सतर्कता आयोग में, कि किसमें कितने मेंबर होते हैं, किसकी स्थापना कब हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि मुझे जिस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन है मैं उसको सामने रख के लिख लूं और उसी को बार बार याद करूं। बहुत सारे हैं तो ऑब्वियस है कि कंफ्यूजन होना तय है, लेकिन आपको इसके लिए अपना कुछ फॉर्मूला निकालना होगा कि मैं कुछ शॉर्ट तरीका निकाल लूं या किसी चीज से रिलेट करके कोई ट्रिक बना लूं जिससे मुझे इजीली याद हो जाए कि कौन से आयोग के अध्यक्ष कौन है, कौन से आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये सारी 10 यूनिट्स जिनके बारे में हमने चर्चा करी ये रही। और इसके अलावा मेरा ये YouTube चैनल है जो काफ़ी नई हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले वीडियोस में हम लोग मेंस 2022 के बारे में बात करेंगे, जिसकी डेट बढ़ गई है अभी। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो छूट गया हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर मैं नहीं कर पाई हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। And all the best.